नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस देश में मध्यम वर्गीय परिवार गरीबों की कमर टूट गई है। 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन दिया जा रहा है। आम आदमी बेहाल है महंगाई से, समझ नहीं पा रहा खुद की जिंदगी कैसे चलाए, बच्चों की जिंदगी कैसे चलाए। लेकिन मोदी जी मेहरबान हैं कुछ पत्रकारों पर। पहले तिहाड़ जेल से यात्रा करके आए एक महान पत्रकार जो आज तक का मुख्य चेहरा थे, सुधीर चौधरी, उनको प्रसार भारती ने 14 या 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। बिल्कुल फर्जी प्रोग्राम बनाने के लिए प्रसार भारती को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और अब खबर सामने आई है कि कर्ली टेल्स के यूट्यूबर हैं, बड़ी फेमस यूट्यूबर हैं, लोगों के घर जाती हैं, उनका खाना खाती हैं, उनको दिखाती हैं, उनको 6 करोड़ रुपए दिया गया प्रसार भारती की तरफ से। प्रसार भारती मतलब सरकारी पैसा, यानी मेरे और आपके टैक्स का पैसा। सोचिए आप, किसी पत्रकार को 14 करोड़, किसी पत्रकार को 6 करोड़। उत्तराखंड का एक नेता चुनाव हार गया, विधायकी का चुनाव हार गया, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया धामी को। उसने 1000 करोड़ से ज्यादा मीडिया में बांट दिए। जो उत्तराखंड बेरोजगारी से, पलायन से जूझ रहा है, वहां पे 1000 करोड़ मीडिया को बांट दिए। ये खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। गरीबों पे, अल्पसंख्यकों के घर पे बुलडोजर तुरंत चल जाता है। लेकिन नशीली दवाओं के आरोपी एक सिपाही, उसका बंगला देखिए आप, कोठी बता रहे 50 करोड़ की है। उसके घर का पता बाहुबली धनंजय सिंह के घर पे। लेकिन धनंजय सिंह पे कौन सवाल पूछ लेगा? धनंजय सिंह मुख्यमंत्री के करीबी हैं, एलानिया करीबी हैं, लोग सब जानते हैं करीबी हैं, एसटीएफ पुलिस के बहुत करीबी हैं। लिहाजा धनंजय सिंह के घर के पते पर अजय सिपाही का घर बना हो, पता होना, धनंजय सिंह के घर के सामने करोड़ों की कोठी होना, योगी जी का बुलडोजर इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब हो क्या रहा है देश में? ये सब इसलिए हो रहा है कि आप खामोश रहते हैं, आप बोलते नहीं है, आप सोशल मीडिया पे नहीं बोलते, आप चर्चा नहीं करते। इसलिए देश की हुकूमतें आपके और मेरी जेब पर डाका डालकर इस तरह पत्रकारों को करोड़ों रुपए बांट रही हैं, गुंडागर्दी कर रही हैं। अभय दुबे जी से मैंने इन तमाम मुद्दों पर बात कर, ये पूछा कि ईडी के केस से सोनिया गांधी और राहुल बरी हो गए कोर्ट से, लेकिन क्या फिर एक नई एफआईआर इंतजार कर रही है? अच्छी बातचीत है, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। सरकारी योजनाओं में लूट की बात कोई नई बात नहीं थी। तमाम विभाग ऐसे हैं जिसपे लूट की खबरें आम होती रही हैं, सामने आती रही हैं। लेकिन अब नया मामला सामने आया है। एक यूट्यूबर है कर्ली टेल्स, उनको प्रसार भारती की तरफ से ये सूचना आई है, 6 करोड़ रुपए दिया गया। वो कई कई बड़े स्टार लोग घर जाके खाना खाती हैं, उनका लाइफ स्टाइल दिखाती हैं। 6 करोड़ रुपए दिया गया कि भाई आप बड़ी सफाई के संग सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करिए। पहले सुधीर चौधरी को, जो तिहाड़ जेल में यात्रा करके आए हैं रिश्वत मांगने के आरोप में, उनको 14 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया, 14 या 15 करोड़ का जो सूचना है। और अब कर्ली टेल्स को 6 करोड़ रुपए दिया। प्रसार भारती का ये पैसा जो है, ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे से आता है। किसी की मामा जी के घर की भिंडी बेच के पैसा इकट्ठा नहीं किया गया है। इस तरह इन्फ्लुएंसर पे, इस तरह पत्रकारों पर लुटाया जा रहा है। और क्या ये सुधीर चौधरी, नावका कुमार, गुल्लू, ये सब कम पड़ गए थे कि जो यूट्यूबर्स को 6-6 करोड़ रुपए बांट दिया जा रहा है? सरकार का पैसा, आम आदमी का पैसा, कहां आप 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन दे रहे हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है। और एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर अच्छा है तो उसको 6 करोड़ रुपए दे रहे हैं, भैया हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करो जिससे लोग मान जाएं कि तुम सही करते हो। मैं विज्ञापन लेना बुरा नहीं मान रहा, लेकिन कहना चाहिए ना, कि दिखना चाहिए ना कि विज्ञापन है। और 6 करोड़ रुपए देने का कोई राजा जी का मना है, राजा जी ने लुटा दिया दरबार। मोदी जी का दरबार क्या वैसे ही लुट रहा है लोगों पे? संजय जी, आपके सवाल से मुझे एक थोड़ी सी पुरानी बात याद आ गई। मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर। 2019 से कुछ पहले केंद्र सरकार ने मीडिया को कैसे नियंत्रित किया जाए इसके ऊपर गहरा चिंतन करना शुरू किया और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। इसमें धर्मेंद्र प्रधान, ये सब लोग थे उसके अंदर। और उसने कई बैठकें की, कई बैठकों की एक श्रृंखला हुई। और उन बैठकों के बाद में उसने एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में पूरी प्रकाशित हुई। उसके बाद में वो रिपोर्ट जब एडिटर्स गिल्ड के हाथ लगी तो एडिटर्स गिल्ड बहुत नाराज हुआ उस रिपोर्ट को पढ़ के। उसने कहा ये तो पूरी तरीके से पूरे मीडिया जगत को सरकारी मीडिया बना देने की साजिश है। और उसने उस रिपोर्ट की एक बहुत बड़ी आलोचना प्रकाशित की एडिटर्स गिल्ड ने। मुझे पक्का यकीन है कि आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा।
मैं एक आध बार पहले भी 4 PM के मंच पे इसकी चर्चा कर चुका हूं। उसी के अंदर लिखा हुआ था रिपोर्ट में कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की तलाश की जाए जो सरकार से हमदर्दी रखते हों और उनको सरकार के पक्ष में लाने के प्रयास किए जाएं, उनको पैसे दिए जाएं ताकि वो सरकार की तारीफें करें और सरकार की योजनाओं का प्रचार करें और सरकार के पक्ष में बोलें। अच्छा, अभी 6 करोड़ की बहुत बड़ी रकम है और ये एक इन्फ्लुएंसर को दी जा रही है, लेकिन इससे पहले भी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सरकार के पेरोल पे हैं। बीजेपी दफ्तर में उनके आईटी सेल के जरिए या प्रवक्ताओं के जरिए या दूसरे जरियों से एक लिस्ट बनाई गई है, एक लिस्ट है, वो लिस्ट उसमें ऑपरेट कर रही है। उस लिस्ट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के नाम लिखे हुए हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया के क्षेत्र में गोदी मीडिया की जिनसे भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। 2 तरह का गोदी मीडिया है ना, एक गोदी मीडिया वो है जो कि बड़े जो कमर्शियल चैनल हैं, खबरिया चैनल हैं, उनका गोदी मीडिया है, और दूसरा गोदी मीडिया ये है जो सोशल मीडिया के क्षेत्र में इसको धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है, अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। अच्छा, जब 2024 का चुनाव चल रहा था तो उस वक्त बड़े पैमाने पर सरकार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उछाल प्राप्त हुआ, जिसमें 4 PM भी शामिल था और भी कई प्लेटफॉर्म शामिल थे। 4 PM को सबसे बड़ा उछाल मिला और स्वाभाविक भी है। लेकिन उसी वक्त सरकार ने यह देखा कि सरकार की तारीफ करने वाले जो प्लेटफॉर्म हैं, सरकार की प्रशंसा करने प्लेटफॉर्म है, उनकी भी थोड़ी बहुत उनके भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन इतने ज्यादा नहीं बढ़े कि उसको बड़ा उछाल माना जा सके। यानी जनता आलोचना करने वालों का साथ के साथ ज्यादा खड़ी हुई थी, प्रशंसा करने वालों को कोई ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही थी। उसके बाद में सरकार ने अपनी जो लिस्ट बनाई थी उसने इन्फ्लुएंसर्स की, उस लिस्ट में थोड़ा कतर ब्योंत की कि भाई इससे ज्यादा कोई फायदा वगैरह नहीं है। और मुझे लगता ये है कि फिर से अब चूंकि मोदी सरकार उस सदमे से उभर चुकी है जो 2024 में उनको बहुमत खोने के कारण लगा था। उसने 4 बड़े चुनाव जीत लिए हैं, दिल्ली का चुनाव जीत लिया है, महाराष्ट्र का जीत लिया है, हरियाणा का जीत लिया है और बिहार का जीत लिया है। तो अब मोदी जी को लगने लगा है कि फिर से उनके कदमों में वही करारापन आ गया है जो करारापन 2019 से पहले, 2024 से पहले हुआ करता था, और उन्होंने फिर से बेपरवाह होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उपेक्षा भी करनी शुरू कर दी है, अपने सभी आलोचकों वगैरह की भी उपेक्षा करनी शुरू कर दी है, और फिर जो मन में आ रहा है उस तरह की नीतियां अपना रहे हैं, कोई भी फैसला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब शुरू कर दिया है। और बड़े पैमाने पर एक बार फिर मोदी सरकार, जो अभी थोड़ा संकोच में थी, मोदी सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्च करने की मुहिम पर निकलने वाली है, और ये जो आप बता रहे हैं ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन आप सोचो ना कि कोई शर्म नैतिकता की बात नहीं, कोई पत्रकार अपनी पत्रकारिता के लिए जेल नहीं गया, वो 100 करोड़ की रिश्वत मांगने के लिए जेल गया, उसको 14-15 करोड़ का पैकेज, मतलब ये आम मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी जेब ढीली हो जा रही है बच्चों की फीस देने में। आप पूछे सोचिए किसी की किचन का बजट बढ़ जाए ना 5-7 हजार रुपए का, तो पति पत्नी के माथे पे शिकन आ जाती है, बच्चों की फीस 3 गुना बढ़ गई। लोग परेशान हैं कि हमारी सैलरी बढ़ नहीं रही है और महंगाई इतनी बढ़ रही है, और उस पर आप 14-14 करोड़ रुपए एक ऐसे पत्रकार को जो रिश्वत में जेल गया, 6-6 करोड़ रुपए यूट्यूबर को ऐसे बांट रहे जैसे राजा यूं करके कोई दरबार में अपने चाहने वालों को दे रहा है। क्या ये आम देश के आम आदमी को इसमें गुस्सा आएगा, या देश के आम आदमी ने कसम खा रखी है वो सब बैंक के बैठ के देखते रहेगा कि राजा जी हैं, विश्व गुरु हैं, जो करना चाहे वो करें, गोदी मीडिया गुणगान करता रहेगा, कहीं कोई रिएक्शन ही नहीं होगा? संजय जी, ये 2 नाम तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को जानते हैं, हमें ये बात पता लग गई है कि इनको इतने करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग आवेश में भरकर इस प्रकार की यहाँ बातें कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसे और भी कई लोग होंगे जिनको मान लो 14-15 करोड़ नहीं, 6 करोड़ नहीं तो 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 1.5 करोड़, ये सारे के सारे रुपए बड़े पैमाने पर बांटे जा रहे हैं, और ये लोग लगे हुए हैं अपना काम करने में, सरकार का लगातार प्रचार कर रहे हैं।
जहां तक गरीब आदमी का सवाल है, जहां तक निम्न मध्य वर्ग के लोगों का सवाल है, जिनकी चिंता ये है कि उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस कैसे जाएगी, जिनकी चिंता ये है कि वो अपने मकान की अगली किस्त कैसे भरेंगे, जिनकी चिंता ये है कि वो अपने परिवार को पौष्टिक भोजन कैसे कराएंगे, क्योंकि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, मोदी सरकार ने इसकी चिंता करना बहुत दिन पहले ही बंद कर दिया है। मैं नहीं मानता हूं कि मोदी सरकार अब इसकी चिंता करती है। जब मोदी सरकार नई नई आई थी, उस वक्त जरूर उसकी चिंता करती थी, और कुछ कुछ डिजाइनें भी उसके पास थी ऐसे लोगों की मदद करने की, लेकिन वो धीरे धीरे करके सब वो खत्म हो गई हैं। स्थिति यह है कि मोदी सरकार अब इस तरह के अपने प्रयासों का प्रचार भी नहीं करती है। एक जमाने में आप ध्यान होगा, मुद्रा योजना का बहुत प्रचार किया जाता था। जब भी हम लोग बेरोजगारी के सवाल उठाते थे, हमारे सामने मुद्रा योजना के आंकड़े फेंके जाते थे। अब आपने कभी किसी भी भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से मुद्रा योजना नाम का शब्द नहीं, योजना अभी भी चालू है, मुद्रा योजना नाम का शब्द नहीं सुना होगा आपने। सरकार ने बंद कर दिया उसको। जो चलना है चला। इसी तरह अभी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को भी उसी हालत में पहुंचा देना चाहती है जिस हालत में उसकी खुद की चलाई हुई मुद्रा योजना है। तो सरकार को अब इन बातों की कोई चिंता नहीं है। मोदी जी का मानना यह है कि उनके पास चुनाव जीतने की दूसरी युक्तियां हैं। जनता की मदद करके, जनता की हमदर्दी जीत के, वो मानते हैं कि ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। हमने कुछ भी कहिए, एक निश्चित सीमा से अधिक भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले वोटर इकट्ठे नहीं होंगे, और वो सीमा उन्हें लगातार सत्ता में बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने दूसरी जुगाड़ें की हैं। पहले लाभार्थियों की जुगाड़ की थी, तब बीजेपी के तमाम प्रवक्ता तमाम मंचों से बोलते थे कि हमने इतने लाख करोड़ बांटे हैं, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा, ये सब बातें बोलते थे। अब उन्होंने ये भी देख लिया है कि लाभार्थी भी पूरे नहीं इनको वोट देते हैं। लाभार्थियों में ऐसा बहुत सा लाभार्थी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता है, तो वो उसके ऊपर भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं रह गया है। तो अब SIR की जुगाड़ की जा रही है और दूसरी जुगाड़ें की जा रही हैं। अगर SIR की जुगाड़ पूरी तरह नहीं सफल हुई तो कोई और तीसरी जुगाड़ सोची जाएगी। इस तरह की जुगाड़ में ये लोग लगे हुए हैं। इनको देश की जनता, उसकी समस्याएं, गरीब आदमी, उसका जो क्रंदन है, उसकी जो तकलीफ भरी जिंदगी है, दिक्कतों वाली जिंदगी है, उनके बच्चों का अंधकारपूर्ण भविष्य है, इन सब बातों के बारे में सोचने की फुर्सत मोदी जी को नहीं है। मोदी जी तो लगातार हर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद विदेश यात्राएं करते हैं, और उन विदेश यात्राओं से जो निकलता है उसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसा नहीं है कि राज्यों की स्थिति कोई बेहतर हो। उत्तराखंड में एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और वो हारे हुए विधायक ने इतना गजब काम किया कि जिस राज्य में पलायन है, जिस राज्य में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, या तो वो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रहा है धामी, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, या फिर वो क्या कर रहे हैं, वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा टीवी चैनलों को, मीडिया को बांट दे रहे हैं। सोचिए, 1000 करोड़ से ज्यादा उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में टीवी चैनलों को, मीडिया को बांट दिया गया। मतलब पत्रकारों को ऐसे रुपए लुटाया जा रहा है करोड़ों, तभी ये गोदी मीडिया दिन रात मोदी जी, विश्व गुरु, विश्व पटाखा, ये हो गया, ये भी उसी योजना का हिस्सा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी उसी योजना का हिस्सा है। उत्तराखंड तो छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर कितने बड़े बड़े विज्ञापन टीवी चैनलों को दिए जाते हैं। इसमें लगातार मुख्यमंत्री महोदय जो है अपना भाषण देते रहते हैं, और ऐसे ऐसे विकास के वायदे करते रहते हैं जो केवल विज्ञापन में ही सुने जाते हैं और कहीं सुने ही नहीं जाते। उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ते हुए विकास के वायदे। मतलब वो बहुत, उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार का रुपया अनाप शनाप टीवी पे खर्च किया जा रहा है। चैनलों पे रुपए की बारिश हो रही है, पत्रकारों पर भी रुपए की बारिश हो रही है। बहुत जम के ये काम चल रहा है। मुझसे भी योगी पार्ट 1 में कहा गया था बुला के कि हर साल 10 करोड़ रुपए देंगे, अखबार का पहला पन्ना चेंज कर दो, सरकार के खिलाफ मत लिखना। मैंने मना कर दिया। अगले दिन से मेरी आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच शुरू हुई, और उसके बाद एक के बाद एक जांच ही होती रही। वरना साल में 10 करोड़ रुपए ले लो, मुंह बंद करके बैठ जाओ, तो कोई जांच नहीं होगी, एक गुल्लू बन जाओ, जय हजूर जय जयकारा करते रहो। हमने कहा हमारे बस की बात नहीं, हम जांच फेस कर लेंगे। जांच एक फेस की, खैर वो अलग विषय है। दूसरी एक बड़ी घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों के उत्पीड़न की बात लगातार सामने आती है। जरा सी बात होती है, टांग पे गोली पड़ जाती है, बुलडोजर चल जाता है। कानपुर में तो एक महिला 2 बच्चों के संग, आपने देखा होगा, झोपड़ी उसकी जल गई थी बुलडोजर के काट के पीछे। लेकिन एक कफ सिरप कांड हुआ।
हजारों करोड़ का ड्रग कफ सिरप नशे के रूप में इस्तेमाल हुआ। यूपी पुलिस का एक बर्खास्त सिपाही, सोचिए सिपाही की आमदनी कितनी होती होगी, सिपाही की हैसियत आमदनी आर्थिक रूप से कितनी होती होगी। उसने पूर्व बाहुबली माफिया डॉन धनंजय सिंह के घर के सामने घर, वोटर लिस्ट में धनंजय सिंह के घर पे उसका पता, उसकी कोठी जो है वो, उसकी कोठी की आकलन लोग बता रहे 30-40 करोड़ रुपए की कोठी है। ईडी ने रेड करी वहां पे। जिस सीरीज की गाड़ियों से धनंजय सिंह चलते हैं, उस सीरीज की गाड़ी से वो नशे के कारोबारी चलता है। धनंजय सिंह सत्ता के बहुत करीबी हैं, पुलिस के बड़े करीबी हैं, एसटीएफ के बहुत करीबी हैं। धनंजय सिंह पे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटाई गई। धनंजय सिंह टीवी चैनलों पर बैठ के सिपाही को निर्दोष बता रहे हैं, और फिर सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मामला बिरादरी का है क्या। मुख्यमंत्री ने खुद एक टीवी चैनल पे कहा था, मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का गर्व है, भगवान राम भी इस कुल में पैदा हुए। तो धनंजय सिंह को इतनी रेवल्टी इसलिए कि वो भी उसी कुल में आते हैं। ये बाहुबल नहीं दिखाई देता। इस सिपाही के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? धनंजय सिंह से एसटीएफ पूछताछ क्यों नहीं करती? सारे दस्तावेज सबूत बता रहे हैं। उनके दाएं बाएं रहने वाले लोग नशे के कारोबार में गिरफ्त थे, जेल चले गए। धनंजय सिंह खुद कह रहे हैं तो मेरा छोटा भाई है, और ऐसे बाहुबली ऐसा प्रचारित कर रहे हैं टीवी चैनल में बैठ के जैसे उनकी मर्जी के बिना जौनपुर में कोई चुनाव जीत नहीं सकता। हालत यह है कि एक चुनाव जीतने के बाद वो लगातार चुनाव हारते रहे हैं। लेकिन महिमा मंडन ऐसा, और योगी जी का बुलडोजर अब तो कहा ही जाएगा क्या जाति देखकर चलता है। पूरा बड़ा सवाल है, पूरे देश का बड़ा सवाल है, क्या अभय जी ऐसे बाहुबलियों पे के सामने बुलडोजर पिंचर हो जाता है क्या? क्यों नहीं दिखता होगा बुलडोजर? नहीं, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, ये इसके कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। कुछ फैक्टर्स आपने गिनाए हैं अभी, जैसे एक फैक्टर आपने गिनाया कि आपको सत्ताधारी पार्टी के नजदीक होना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरा फैक्टर ये बताया कि जिस सरकार के आप नजदीक हैं उस सरकार पे कौन सी जाति का दबदबा है। सत्ताधारी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, और उस सरकार के ऊपर दबदबा है राजपूत जात का, क्योंकि मुख्यमंत्री राजपूत जाति का है और कहता है गर्व से कि मैं राजपूत जाति में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे गर्व है। और ये कहते हुए भूल जाता है कि उसने योगी का बाना पहन रखा है। जब उसने साधु का बाना पहन रखा है तो उसे अपनी जाति की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, और जातिगत गोलबंदी करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुरानी कहावत है, जात ना पूछो साधु की। यहाँ साधु खुद ही अपनी जात बता रहा है, मतलब माइक पे बता रहा है, सार्वजनिक रूप से बैठ के माइक पे जात बता रहा है। ये दूसरा ये है, आप सोचिए कि जो नकली दवाओं का जो कारोबार है, जिसमें एक सिपाही इतना पैसा कमा लेता है कि वो 50 करोड़ की कोठी बना ले, और उसमें बड़े बड़े माफिया डॉन धनंजय सिंह जैसे उस पूरे कारोबार में जुटे हुए हैं, और उस सिपाही को अपना भाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो आप कल्पना कीजिए कि इसके अंदर जो पैसा आता होगा, जो भ्रष्टाचार का ये पैसा है, इस पैसे का कितना बड़ा हिस्सा सरकार में बंटता होगा। क्या ये पैसा केवल धनंजय सिंह की या उस सिपाही की जेब में जाता था, या वैसे ही 2-3 और किरदारों की जेब में जाता था? नहीं, मेरा मानना है कि जब भी इस तरह के प्रपंच होते हैं और इस प्रकार के अवैध धंधे किए जाते हैं, उन अवैध धंधों का एक बहुत बड़ा पैसा सत्ताधारियों की जेब में डाला जाता है, चुनाव कोष में दिया जाता है, और उससे तरह तरह की अय्याशियां की जाती हैं और करवाई जाती हैं। पत्रकारों को फुल्ली पेड हॉलीडेज के ऊपर भेजा जाता है, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में, खूबसूरत रिजॉर्ट्स में भेजा जाता है। नेताओं के बच्चों की विदेशों में पढ़ाई की फीस अदा की जाती है इस पैसे से। बहुत से नेताओं के बच्चे इस देश में विदेशों में पढ़ रहे हैं। अगर आप पता लगाएं तो पता चलेगा कि वो कभी उस नेता ने उसकी फीस ही अदा नहीं की, कोई अज्ञात शक्ति है जो उनकी फीस अदा कर रही है। एक 20-25-30 लाख रुपया एक साल में चाहिए वहां पर, लंदन में पढ़ने के लिए या अमेरिका में पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, तो वहां पर नेताओं के फीस अदा की जाती है। तो ये सब जो नकली दवाओं का कारोबार है, ये सत्ताधारियों की और जो ताकतवर रसूख वाले लोग हैं उनकी इन जरूरतों को पूरा करता है। इनके ऊपर बुलडोजर कैसे चल सकता है? हाँ, ये लोग अगर चाहें तो किसी के ऊपर बुलडोजर चलवा सकते हैं। ये लोग अगर तय करें, इनका कोई विरोधी है और कहें भाई इस विरोधी को जरा फिट करना है, तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। इसीलिए इसी डर से इनके खिलाफ व्हिसिल ब्लोअर्स भारत में नहीं उभरते।
या तो विसिल ब्लोअर की हत्या हो जाती है, या उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, उसे फर्जी केस में फंसा के जेल भेज दिया जाएगा। ये यहाँ पे हिंदुस्तान में विसिल ब्लोअर्स की हालत होगी। तो मुझे तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि धनंजय सिंह और सिपाही के घरों पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। उनकी जायदादें वैसे ही गर्व के साथ खड़ी हुई हैं, जिस तरीके से आपने आपने वर्णन किया, और आगे भी खड़ी होती रहेंगी। मुझे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एक दिन ये सब लोग, वो सिपाही जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो सब छूट जाएंगे और फिर से इस अदा के साथ अपना काम करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि उन्हें गिरफ्तारी का कोई डर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि नकली नहीं, वो दवा नशे के रूप में कारोबार होती थी। अफसर कह रहे हैं कि भाई सिरप तो ठीक था, लेकिन नशे के रूप में इस्तेमाल होता था, यानी अभी से बचाने की देखिए, कोशिशें हो रही जो हैं। मैं कह रहा हूँ वो सही मुहावरा है। हाँ, वो जो मैं कह रहा हूँ वो हाँ, सही हाँ, मुहावरा है। हाँ। हाँ, आप सोचो, देखिए, करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट हो रही हैं, करोड़ों की गाड़ियां। दिल्ली जो के एक कफ सिरप, केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है। भारत में बहुत सारे बच्चे मर गए हैं कफ सिरप देने से। हाँ, मध्य ये प्रदेश भी में तो बहुत बहुत बड़ा सारे बच्चे स्टैंड है। मरे। हाँ, हाँ, उत्तर तो ये, प्रदेश में मरे हैं, उत्तर प्रदेश हाँ, में ही उत्तर प्रदेश सीरप में मरे मरे हैं। करीब। तो वो इसको वो आप ये सब नकली दवाओं का कारोबार और इस तरह के कफ सिरप बनाना जिसको नशे में इस्तेमाल हो, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आने वाली चीज है। बिल्कुल ठीक बात है। और यूपी के एक मिनिस्टर हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के नकाब हटाने पे सवाल किया गया कि नीतीश कुमार ने एक लड़की का चेहरे से हिजाब हटाया, तो कह रहे हैं कि बड़े हंसते हुए कह रहे हैं कि अरे बताओ कि नकाब ही तो हटाया, अगर हाथ कहीं दाएं बाएं जगह किसी और जगह लग जाता तो फिर क्या होता कि उंगली कहीं और चली जाती। शब्द नहीं निकल रहे मेरे मुंह से। एक कैबिनेट मिनिस्टर, ये वही ये कैबिनेट लोग मिनिस्टर जो हैं, ये लोग जो है जो किसी जमाने में कांशीराम के साथ थे, कहते हैं कांशीराम की निषाद साहब जो हैं, वो उनके नाम के साथ डॉक्टर भी लगता है, डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद, वो किसी जमाने में कांशीराम जी की स्पीचेस लिखा करते थे, उनके भाषण लिखा करते थे। मुझे तो लगता नहीं कांशीराम को ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत होगी अपना भाषण लिखवाने में। हो सकता है कभी कभार एक आध बार कभी कोई उनके लेखन का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया हो, तो उसी से बात ये प्रचलित हो गई हो। यानी कम से कम एक ऐसी पार्टी में थे जो दलितों के लिए काम करती थी, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया, पूरी राजनीति को एक खास तरह की दिशा दी। आज जिस तरह की वो बातें करते हैं, या ओम प्रकाश राजभर जिस तरह की बातें करते हैं, या वो केंद्र में जो मंत्री हैं, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, किसी जमाने में दलित पैंथर हुआ करते थे हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं, देख के ताज्जुब होता है कि ये वही लोग हैं। ये सही बात, आप कुछ कभी भी। भी इनको, निषाद को देखिए टीवी वगैरह बात करते हुए, दो तीन बार मैं भी रहा हूं एक कार्यक्रम में उनके साथ में, तो ऐसा लगता है ऐसे कि बहुत ही गैर गंभीर हो। मतलब असल में इन बिल्कुल ठीक लोगों बात। का जो जितना भी इनकी राजनीति में जो भी आदर्श का हिस्सा था, वो बहुत दिन पहले ही मुरझा चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है। अब ये सिर्फ अपनी अपनी बिरादरियों के नेता हैं, और बिरादरियों के वोटों के दम पर सत्ताधारी बड़ी पार्टियों के साथ में, कभी कभी बीजेपी, अक्सर बीजेपी के साथ, और कभी कभी समाजवादी पार्टी के साथ, या ऐसी तरह दूसरी पार्टियों के साथ में सौदा करते हैं कि भाई हम आपके पास आएंगे, इतने वोट लाएंगे, आप हमें इतना टिकट दीजिए, चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा दीजिए, वगैरह वगैरह। ये सब होता है। फिर टिकट बेचते हैं और फिर बड़े पैमाने पर अपनी जेब भरते हैं। ये है पूरी कहानी इन लोगों की। इनसे हम बिल्कुल लोगों को ठीक। उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये कोई ऐसा काम करेंगे जिससे ये लगे कि इनके पास भी किसी किस्म का कोई ज्ञान बहुत है, किसी किस्म की कोई बुद्धि है, किसी किस्म की कोई नैतिकता है, कोई विचार है। इसकी हमें इनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उधर ईडी ने बहुत लंबे लंबे चौड़े सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे आरोप फंसाने की कोशिश करी, लेकिन कोर्ट से राहत मिली। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि ईडी के जितने मामले हुए, 2-3% लोग से भी ज्यादा रेशो नहीं है, सब छूट जाते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से ईडी ऐसा हथियार बन गई है सरकार का, केवल परेशान करने के लिए। कोर्ट में लगभग सब मामले छूट जा रहे हैं, लेकिन लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का ये जो मामला है, जिसके अंदर कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल बेकार का मामला है, वो आपने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, एफआईआर तक दर्ज नहीं की, एक प्राइवेट पर्सन सुब्रमण्यम स्वामी कहने पे आप ये जांच कर रहे हैं, ये तो नहीं सुनेंगे हम, बिल्कुल बेकार है, खारिज कर दिया उसको। लेकिन इस चीज का सरकार को पहले से पता था कि होने वाला है, और सरकार अभी इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए सरकार ने कुछ दिन पहले इसी मामले में एक एफआईआर लिखवा के तैयार कर ली। सरकार जानती थी कि अगली तारीख पे जो दिसंबर में लगने वाली है, उसमें ये मामला छूट जाएगा। तब सरकार उसी जांच को उस एफआईआर के नाम पर फिर से शुरू कर देगी।
फिर से ये बताइए। मामला उसके हवाले कर दिया जाएगा ईडी के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, और इस पर जांच शुरू हो जाएगी और बीजेपी की प्रवक्ता लगातार कहते रहेंगे कि ये सब लोग देखिए जमानत पे छूटे हुए लोग, ये सब जमानत पे छूटे हुए लोग, इस प्रकार से बेल पे हैं, ये लोग हैं, ये मोदी जी भी कहते हैं ये हालत, ये बेल पे हैं, मोदी जी तक भी कहते हैं, ये फिर से शुरू ठीक कर बात। देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक दोहन पहले करती थी और राजनीतिक दोहन करने का उसने फिर से इंतजाम कर लिया है। जिस वक्त उसने ये एफआईआर लिखाई थी, अखबारों में आया था, तभी ये भी आया था साथ में कि अब ऐसा लगता है कि जो मौजूदा पहले से मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे में कोई जानवान नहीं बची है, इसलिए इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए ये एफआईआर लिख के रख ली गई है, ताकि जैसे ही मुकदमा खारिज होगा इस एफआईआर के आधार पर वो अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। देखो ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया। असली तब जबकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर ये एफआईआर भी क्वेश करवा दें, जोश करा देंगे, ठीक बात। हाँ क्वेश करा दें, तब मामला कंप्लीट होगा, तब शायद खत्म। ना आगे कदम बढ़ेगा। अभी तो पूरी तैयारी है इस मामले को फिर से खोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।